दोस्तों हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इस आईपीओ ने लोगों को नुकसान में डाल दिया। आज भी देख लो कि आईपीओ प्राइस से नीचे स्टॉक है और आज भी दबाव में दिख रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस आप देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पटरी पे है सारा कारोबार, लेकिन शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। अब काफ़ी लोग हैं जो आईपीओ में अप्लाई कर चुके हैं, उनको शेयर भी अलॉट हो चुके हैं, लेकिन उनको निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। अब आगे की क्या संभावना बनी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे काफ़ी शानदार टारगेट दिए, उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई, उसको समझेंगे। कुछ मार्केट एक्सपर्ट है जो इसमें अभी आने वाले समय इसी प्राइस के आसपास ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है, उसका उनका कहना है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी सेबी के रूल्स के तहत। क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे। और कंपनी फंडामेंटली कितनी अच्छी है, क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है क्योंकि स्टॉक अभी भी आईपीओ प्राइस से नीचे है, क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम है। देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 1927 पर, क्लोजिंग कल 1896 के आसपास थी। इंट्राडे में 1933 का हाई भी बन गया, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई, स्टॉक आ गया दबाव में नीचे। बिकवाली दिख रही है यहाँ पे क्लियरली, उस वजह से 1878 का इसने लो बनाया और इस समय स्टॉक 1891 के आसपास ट्रेड कर रहा है 0.30% की गिरावट के साथ। बिल्कुल दबाव दिख रहा है, नीचे लिस्टिंग होने के बावजूद भी स्टॉक प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे 10% की इसकी प्राइस बैंड है, यानी सर्किट लिमिट 10% है। अगर अपर सर्किट लगेगा तो 2086 पर लगेगा और लोअर सर्किट लग जाता है तो फिर 1707 पर भी स्टॉक आ सकता है। फिलहाल आप देख रहे हो कि इस पर स्टॉक ने अपनी आईपीओ प्राइस को अब टच ही नहीं किया, वहीं से आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे आ गया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हुंडई मोटर्स इंडिया ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया। 22 अक्टूबर से इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो फिलहाल ट्रेडिंग विंडो क्लोज है प्रमोटर के लिए, बोर्ड के मेंबर्स के लिए और उन कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो सेबी का रूल्स है कि जैसे किसी कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, यानी उनको पता चला कि रिजल्ट कैसा है, उसके बाद में उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है ताकि उस रिजल्ट के फ़ायदे या नुकसान का वो मिसयूज न कर ले। तो इसीलिए सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो क्लोज किया। तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। अब आप देखिए इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुके हैं सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे। वैसे तो सभी कंपनियों की जो ट्रेडिंग विंडो होती है वो 1 अक्टूबर से ही क्लोज हो जाती है, लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी लिस्टिंग ही अभी 22 तारीख को की, तो तभी से उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। अब बात करें रिजल्ट की, तो कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार है। लगातार हर साल कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ रहा है। 2021 की बात करें तो 41,445 करोड़ का रिवेन्यू था। 2022 में बढ़ के 47,966 करोड़ तक पहुंचा और 2023 आते ही 61,437 करोड़ तक पहुंच गया और 2024 में देख सकते हो कि 71,302 करोड़ का ज़बरदस्त रिवेन्यू, यानी ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। बात प्रॉफिट की भी कर ले तो 2021 में 1,881 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, 2022 में बढ़ के ये 2,902 करोड़ तक पहुंच गया और 2023 में 4,709 करोड़ का प्रॉफिट, 2024 में सीधा 6,060 करोड़ का प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट यहाँ पे पिछले 2-3 सालों में डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुआ है। जो प्रॉफिट 2021 के पहले 2,000 करोड़ से भी नीचे था वो 6,000 करोड़ तक पहुँच गया है। वाकई में कंपनी का बिजनेस अच्छा है और ऐसे में आने वाले में आशा करें कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन ये नुकसान क्यों हुआ, तो इसके पीछे वजह है कि जितने भी लार्ज साइज़ के आईपीओ है, अब वो सारे के सारे आईपीओ लगभग फ्लॉप ही हुए, उसमें नुकसान ही हुआ है। जिसकी भी आईपीओ की साइज़ बड़ी थी वो आईपीओ लोगों को नुकसान करा गया। और हुंडई मोटर तो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है, 27,856 करोड़ का आईपीओ। और इससे पहले अगर आप देखें तो पेटीएम का आईपीओ आया था 18,300 करोड़ का आईपीओ, उसने एक ही दिन में लोगों को भारी भरकम लॉस दे दिया था, करीब 27% का लॉस दिया था। इसके अलावा भी अगर आप दो एलआईसी का आईपीओ था 20,557 करोड़ का, ये सरकारी आईपीओ जो आया इसकी लिस्टिंग भी 8% की गिरावट के साथ हुई, इसने भी नुकसान पहुंचा है आईपीओ की लिस्टिंग के समय।
तो बहुत सारे आईपीओ आए बड़ी साइज़ के, वो सारे के सारे नुकसान में ही लोगों के लिए साबित हुए, सिर्फ एक कोल इंडिया को छोड़ के जिसने लोगों को फ़ायदा दिया। यहाँ पे देख लो कि एलआईसी हो, पेटीएम हो, जीआईसी हो, एसबीआई कार्ड, रिलायंस पावर, ये सारे बिग साइज़ आईपीओ थे, सब ने नुकसान दिया है। एक भी आईपीओ ऐसा नहीं है जो बड़ी साइज़ का था उसने प्रॉफिट दिया हो। तो एक ये परिपाटी बन चुकी है, कोई बड़ी साइज़ का आईपीओ आता है तो लोग वैसे ही उसमें से हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आईपीओ नुकसान देगा। एलआईसी तो इतना शानदार आईपीओ था, कंपनी का बिजनेस इतना शानदार। एलआईसी मार्केट का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, मार्केट को वो कभी भी अपने हिसाब से गिरने और बढ़ने से बचाने में उनकी ताकत है, इतना बड़ा उनका वेटेज है, उसके बावजूद भी वो अपने एलआईसी के आईपीओ को भी बचा नहीं पाए। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि लोगों का रुझान इस समय बड़े आईपीओ को लेकर नेगेटिव, और इसी का नतीजा यहाँ पे देखने को मिला कि हुंडई का आईपीओ भी औदे मुँह गिरा। लेकिन अब मोतीलाल ओसवाल इसको लेकर बुलिश है, उन्होंने इसका 2345 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के पोर्टफोलियो में 13 पीवी मॉडल है और लगभग सभी सेगमेंट के अंदर कंपनी का अच्छा खासा एक मार्केट शेयर है और वॉल्यूम 14% के आसपास है। हैचबैक का 23% का वॉल्यूम है, एसयूवीज में 63% वॉल्यूम है। तो कंपनी का जो मार्केट का जो है उसमें अच्छा है और इंडिया की नंबर 2 की कंपनी है। और देख सकते हो कि सभी टाइप के फ्यूल्स में इनकी प्रेजेंस है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सब में कंपनी अपने मॉडल बना रही है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। कंपनी का बिजनेस देखें तो करीब 150 कंट्रीज़ में कंपनी इस समय अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, जिसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, सभी जगह पे कंपनी का कारोबार है और काफ़ी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। मोतीलाल ओसवाल को भरोसा है कि आने वाले समय कंपनी का बिजनेस और तेज़ी से ग्रो करेगा। इनका वॉल्यूम जो है 8% की ग्रोथ दिखाएगा सीएजीआर के हिसाब से नेक्स्ट 2 ईयर में, जिससे आने वाले समय प्राइस बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो कंपनी मारुति सुजुकी के बाद नंबर 2 पे है और इनके जो मॉडल है काफ़ी पॉपुलर है और सेफ्टी के मामले में भी अच्छे हैं और इसीलिए इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल को भरोसा है कि यह स्टॉक आराम से 2345 तक जा सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से बुलिश है, मोतीलाल ओसवाल खरीदारी के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ मार्केट एक्सपर्ट है जो इसमें खरीदारी से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। तो देख लो कि यहाँ पे इंडी ट्रेड कैपिटल के चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय के हिसाब से यह एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए स्टॉक अच्छा है। जिनके पास शेयर है वो आने वाले समय उनको फ़ायदा हो सकता है, अभी उनको होल्ड करके रखना होगा। और देख सकते हो कि अभी किसी को खरीदना है तो अभी थोड़ा वेट करें, जल्दी बाजी ना करें, क्योंकि स्टॉक अभी और नीचे भी जा सकता है। स्टॉक स्टेबल है उसके बाद में खरीदारी की सलाह को देखें। और यहाँ पे देखो कि दूसरी तरफ जो मार्केट एक्सपर्ट है अमरीश बलिंगा, उन्होंने इस स्टॉक को न खरीदने की सलाह दी है। उनके हिसाब से स्टॉक ये ठीक नहीं है, इसमें प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं, एक बार निकल सकते हैं। उनके हिसाब से 1500 से 1550 के आसपास शेयर आए तब खरीदारी करें। दूसरी तरफ सेठी फिनकॉर्प की तरफ से विकास सेठी ने भी स्टॉक को सेल करने की सलाह दी है। सिर्फ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उन्हीं को होल्ड करके रखना है, क्योंकि बाजार में अभी इसमें और दबाव देखने को मिल सकता है। हेम सिक्योरिटीज़ की तरफ से आस्था जैन ने भी कहा है कि स्टॉक आने वाले समय में ये 1800 से 1850 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसको कम से कम आपको 5 से 6 महीने होल्ड करना होगा, तब कुछ बेटर आपको रिटर्न बेहतर मिल सकता है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इस समय सिर्फ एक मोतीलाल ओसवाल है जो ही स्टॉक को लेकर बुलिश है, बाकी मार्केट एक्सपर्ट है वो अभी भी इसकी जो प्राइस है वो 2000 से नीचे ही कह रहे, यानी आईपीओ प्राइस से नीचे। अब एक बार हम इसके SWOT को एनालिसिस करके देखते हैं कि आखिर फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है। तो इसकी स्ट्रेंथ देखें तो आपको 10 पॉइंट दिखाई देगा पॉजिटिव, जो बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर 4 अपॉर्चुनिटी भी है, यानी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 14 है। इसकी वीकनेस अगर आप देखें तो आपको 3 पॉइंट दिखाई देगी और इसके अंदर 2 थ्रेड्स भी है। इसका मतलब ये कि नेगेटिव पॉइंट 5 है लेकिन सामने 14 पॉइंट पॉजिटिव है। इसकी मतलब ये होता है कि पलड़ा जो भारी है पॉजिटिव पॉइंट का है। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। एक बार पिवट लेवल को चेक करते हैं, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1828 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो स्टॉक सीधा 1759 तक जा सकता है। गिरावट और बढ़ती है तो 1709 तक जाने की संभावना बन जाएगी। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 1947 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक आपको 1997 तक जाते हुए दिखाई देगा, यानी जो आईपीओ में जिनको शेयर मिले वो प्रॉफिट में आ सकते हैं। तीसरा रेजिस्टेंस 2066 के आसपास है। तो माहौल पॉजिटिव बना तो स्टॉक 2000 को पार करें, फिर एक तेजी की संभावना बन सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।